Morning student. Today we are going to start a new chapter number 5, admission of a partner. Dear student, admission of a partner means reconstitution of the partnership. With the admission of a partner, the existing agreements comes to an end. A new agreement among all the partners, including the new partners, come into existence. इट मीन साझेदार का ये प्रवेश साझेदारी का एक प्रकार का क्या है, पुनर्गठन है। साझेदार के प्रवेश से चालू साझेदारों के बीच की साझेदारी का क्या होता है, विसर्जन होता है। और प्रवेश पाने वाला नया जो साझेदार है वो सभी साझेदारों के बीच नए साझेदारी क्या करती है, अस्तित्व में आती है। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर्स इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल एंड अदर कंडीशन आर अग्रीड अपॉन। एक करार नए साझेदार के प्रवेश के समय नया साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, ख्याति, उसका लाभ में भाग वगैरह शर्त क्या की जाती है, निश्चित की जाती है। द न्यू पार्टनर्स ऑन ज्वाइनिंग बिकम्स लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड ही इज ऑल्सो entitled to have a share in the assets and profit of the firm। नया साझेदार जो होता है वो प्रवेश में पेढ़ी की संपत्ति और उसका जो दायित्व यानी जिम्मेदारियों में लाभ में अपना हिस्सा क्या करता है, प्राप्त करता है। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31, भारतीय साझेदारी अधिनियम के 1932 का जो कानून है उसके सेक्शन 31 में कहा गया है कि अ न्यू पार्टनर शैल नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट द consent of all the existing partners unless it has been agreed otherwise by the partners in the partnership agreement। यानी 1932 के भारतीय साझेदारी कानून के कलम 31 के अंदर बताया गया है कि सभी चालू साझेदारों की सम्मति के बिना नया साझेदार पेढ़ी में प्रवेश नहीं कर पाएगा या फिर सिवाय की साझेदारी करार पत्र में अन्य इससे संबंधित कोई प्रावधान किया गया हो। डियर स्टूडेंट, रीजन ऑल द टाइम्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स बी एडमिटेड इन अ कंटिन्यूइंग फॉर्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। किन किन कारणों से साझेदारी नए साझेदार को धंधे के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, उसके पीछे के रीजन क्या है। तो नंबर 1 है व्हेन द कंटिन्यूइंग फॉर्म्स नीड्स एडिशनल कैपिटल, यानी जब चालू जो साझेदारी पेढ़ी है उसको अतिरिक्त पूंजी की यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तब वह क्या करता है, नया साझेदार को धंधे के अंदर प्रवेश देता है। सेकेंड नंबर है व्हेन द कंटिन्यूइंग फर्म्स रिक्वायर्स एडिशनल मैनेजर एबिलिटी। इट मीन्स व्हाट, कि जब जो चालू पेढ़ी है उसको अधिक संचालकीय शक्ति या फिर अधिक कार्य क्षमता की आवश्यकता होती है तब वो नया साझेदार को धंधे में क्या करता है, प्रवेश देता है। The third one is when any continuing partners retires or dies। तीसरा ये है कि जब पुराना साझेदार जो है उसमें से कोई साझेदार की निवृत्ति हो जाए या फिर मृत्यु हो जाए तब नया साझेदार को धंधे के अंदर प्रवेश दिया जाता है। When skilled and efficient employees of the firm need to continue in the firm, therefore he is admitted by the firm as a partner। साझेदारी पेढ़ी का कोई कुशल या कार्यक्षम कर्मचारी जो पेढ़ी में वर्तमान में क्या है, चालू है, और इस उद्देश्य से उसे साझेदार के रूप में क्या किया जाए, प्रवेश दिया जाए, उसकी संचालकीय शक्ति या उसकी कार्यक्षमता का लाभ लेने के लिए एज अ पार्टनर उसको धंधे में अपने प्रवेश दिला सकते हैं। लास्ट वन इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब साझेदारी पेढ़ी के धंधे में जोखिम का वितरण करने के लिए भी बहुत बार नए साझेदार को धंधे के अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, यानी नए साझेदार के प्रवेश की क्या असर होती है। तो पहली है द ओल्ड पार्टनरशिप्स कम्स टू एन एंड एंड द न्यू पार्टनरशिप्स कम्स इनटू एक्सिस्टेंस, यानी पुरानी साझेदारी का क्या होता है, अंत होता है और नई साझेदारी क्या करती है, अस्तित्व में आती है। सेकेंड इज न्यू पार्टनर्स बिकेम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म
and therefore the combined share of the old partners profits get reduced। यानी क्या कि नए साझेदार को पेढ़ी के भविष्य के लाभ में जो भाग मिलता हो, परिणाम स्वरूप पुराने साझेदार के लाभ में से संयुक्त भाग में क्या होती है, कमी आती है। उसके भाग में क्या आती है, कमी आती है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये है कि न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन कैश और इन काइंड एंड एक्वायर्स राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। इट मीन्स क्या कि नए साझेदार को पेढ़ी की संपत्ति में मिलने वाले भाग के प्रतिफल के बदले निश्चित की हुई रकम रोकड़ या फिर किसी अन्य स्वरूप में पूंजी के रूप में वो क्या करता है, धंधे में लाता है। नेक्स्ट इज बैलेंसेस ऑफ accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व एंड fictitious assets appearing in the books on the date of admission is distributed to the old partners in their old profit sharing ratio। इट मीन्स क्या कि पेढ़ी में एकत्रित हुआ जो लाभ हानि हो या अनामत हो या फिर अवास्तविक संपत्तियों का शेष प्रवेश की तारीख को पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। The next is assets are revalued and liabilities are reassessed and net change is adjusted in the old partners capital account। यानी क्या, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होता है और जिम्मेदारियों का क्या होता है, पुनः आकलन किया जाता है और उसके द्वारा होने वाले शुद्ध परिवर्तन की असर पुराने साझेदार के पूंजी खाते दी जाती है। क्लियर। Next is the goodwill of the firm is revalued and new partners contributes his share of goodwill in a cash or kind and its accounting effect is given। यानी क्या कि पेढ़ी की ख्याति का जो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और नया साझेदार के अपने भाग की ख्याति रोकड़ या अन्य स्वरूप में जो लाता है उसकी हिसाबी असर देनी पड़ती है, यानी उसकी हिसाबी असर दी जाती है। लास्ट वन इज अकाउंटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो गिवन फॉर मेंटेनिंग एग्रीड कैपिटल इन द न्यू फर्म अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इफ डिसाइडेड इन द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये क्या बताता है कि नया साझेदारी करार पत्र में निश्चित किया हो तो पुराने साझेदारों द्वारा रखी जाने वाली पूंजी में परिवर्तन की हिसाबी असर भी दी जाती है। So these all are effect of admission of a new partners। Dear students, all the times of admission of a new partners following adjustment are required to be made। यानी क्या कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो उसके कारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में लिया जाता है। तो क्या प्रवेश के समय क्या क्या इफेक्ट होती है, तो नंबर वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी लाभ हानि का नया प्रमाण यानी नया अनुपात और पुराने साझेदार के त्याग का प्रमाण निकाला जाता है। नंबर टू, अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटिंग टू गुडविल। ख्याति से संबंधित जितनी भी हिसाबी असर है उनको दिया जाता है, यानी ख्याति से संबंधित हिसाबी असर लिखनी पड़ती है। थर्ड वन इज अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉसिंग अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यानी संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन की भी हिसाबी असर आपको देनी पड़ती है। अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। ये क्या बताता है कि प्रवेश के समय अनामत और एकत्रित लाभ हानि की भी हिसाबी असर देनी पड़ती है। एंड द लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल। यानी साझेदार के पूंजी में क्या होता है, नए साझेदार के आने से परिवर्तन होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार नए साझेदार के प्रवेश के समय इन रीजन के कारण नया साझेदार को क्या किया जाता है, धंधे में प्रवेश दिया जाता है और नए साझेदार के प्रवेश के कारण निम्नलिखित प्रवेश की असर होती है। और इस प्रकार नया साझेदार जब धंधे के अंदर प्रवेश करता है तो इन सभी चीज़ों को धंधे के अंदर क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। ओके,
नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने ख्याति से संबंधित असाबी असरों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।